डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3। इसके 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। इससे पहले मैंने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। आय एवं रोजगार का सिद्धांत। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, सामूहिक या समग्र पूर्ति से क्या अभिप्राय है। जैक 2015 में ये पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है आप इसको देख सकते हैं। ये 3 नंबर के हिसाब से पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और ये इसका आंसर है, आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आप इसको पढ़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहले बता देता हूँ, बाकी आपके पढ़ने की मर्जी है, आप पढ़ें या ना पढ़ें। तो यहाँ पर जो है इस तरह से आप किन्स के अनुसार अनुसार जो है स्टेटमेंट दे सकते हैं, उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। उसके बाद में जो आप, मैंने ये भी बताया कि 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर के जो भी क्वेश्चंस आप देते हैं, आंसर लिखते हैं, तो आंसर उतना ही लिखें जितना उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है। एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे आंसर्स लिखे जाते हैं वो ज़्यादा डिटेल में सॉल्यूशन बताया गया है। ये एक्चुअली जब आपका 100% सिलेबस रहता है उसके अकॉर्डिंग, आपके 1.5 घंटे का पेपर जो सिस्टम बनाया है वो बहुत बेकार बनाया है। तो उसके हिसाब से क्वेश्चंस के आंसर आप नहीं लिख पाएंगे। तो आप कम से कम क्वेश्चन के आंसर को लिखें, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मॉडल सेट में मैंने इसके हिंदी और इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है। तो आप हिंदी और इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं। ऑलरेडी प्लेलिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी इस वीडियो के एंड में, और आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। यदि एक अर्थव्यवस्था में क्या होता है, प्रारंभिक निवेश में परिवर्तन जो है वो दे रखा है आपको 500 करोड़, और सीमांत वचन प्रवृत्ति जो है आपको एमपीएस दे रखी है 0.2, तो निम्नलिखित के मूल्य ज्ञात करने हैं। इस तरह का क्वेश्चन जो आपका जो जैक है वो बहुत फॉलो करता है सीबीएसई को। तो 2019 में पूछा गया है। इसमें क पोर्शन है निवेश गुणांक, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के की वैल्यू निकालनी है। और अंतिम आय में परिवर्तन यानी कि आपको चेंज इन फाइनल इनकम वाई में भी आपको जो है निकालना है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, केवल एक फॉर्मूला निकालना है आपको, जो कि गुणांक का होता है के का, मल्टीप्लायर का 1 में एमपीएस। मैंने ये फॉर्मूला जो है आपको मॉडल सेट में करवाया था। अगर आपने मॉडल सेट देखे हैं तो आपका आधा से ज़्यादा क्या है, 70% तो कॉन्सेप्ट मैंने उस मॉडल सेट में क्लियर कर दिया था। बस इसमें वैल्यूज़ को रखना है, वैल्यूज़ को पुट करके जो है सीधा सीधा निकाल सकते हैं। और वाई जो होता है आपका चेंज इन फाइनल इनकम होता है, के इंटू आई होता है। तो के आपके पास में अभी अभी आपने 0.5 निकाल लिया, और आई आपको गिवन है, बस के इंटू आई कर देंगे तो आपका 2500 करोड़ जो है इनकम आ जाएगी। तो इस तरह से जो है आप आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, सॉरी 2500 नहीं, 2.500 करोड़, 2.500, ठीक है, 2.500। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, तो पूछा है सामूहिक मांग से क्या अभिप्राय है, ये आपको बता देना है। जैक 2015 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सीबीएसई 2016 में और 18 में। जैक हमेशा सीबीएसई को फॉलो करता है, 50 बार बता चुका हूँ, हर बार बताता हूँ। जो बच्चे पहली बार वीडियो देखते हैं कम से कम उनको समझ में आ पाए। सामूहिक मांग क्या है, कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर समग्र मांग के घटकों को लिखिए, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैक 2022 के क्वेश्चन पेपर में ये समग्र मार्क का क्वेश्चन आ चुका है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम का मैंने सॉल्व करवाया है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर भी मैंने पूरे तरीके से बताया है। आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, और जो वहाँ पे आंसर बताया है वो भी आप देख सकते हैं। आपकी डिपेंडेंटी है कि आप कैसे डिपेंड करते हैं कौन से सोल्यूशन पे। तो यहाँ पर जो है इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद में जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेश गुणांक तथा सीमांत तो उपभोग प्रवृत्ति के संबंध की व्याख्या जो आपको करनी है, यानी कि आपको निवेश गुणांक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में थोड़ा सा समझाना है। तो इस तरह से आप समझा सकते हैं। मॉडल पेपर में भी मैंने इसको समझाया है, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। इस तरह से ये आपका हो जाएगा। इसके बाद में आपका 5वां क्वेश्चन, औसत उपभोग प्रवृत्ति एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में क्या अंतर है, यानी कि एपीसी और एमपीसी में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। यहाँ पर औसत उपभोग प्रवृत्ति दिया गया है और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दिया है, ठीक है। और इसके बाद में जो है आपका छठा क्वेश्चन आएगा। इसमें वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। व्हाट इज एक्स पोस्ट सेविंग एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, ये क्वेश्चन भी आपका जो इस बार मॉडल पेपर में जारी किया जा चुका है। इस तरह का वर्ड देखेंगे आप, एक्स पोस्ट और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, तो इसको जरूर आप पढ़ लेना, आपके काम आएगा। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें जो पूछा गया आपसे, नियोजित बचत एवं नियोजित निवेश को समझाना है। यहाँ पे एक्स आंटे, ये वाला क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में आया था, और एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट ये भी आया था। तो एक्स आंटे सेविंग और एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट दोनों को बताना है। ये भी मैंने क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में कराया है। आपकी मर्जी है, आप मॉडल पेपर से देखें चाहे यहाँ से आंसर्स देखें। और मॉडल पेपर में आपको ये इंग्लिश वर्जन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो आपको हिंदी वर्जन मिलेगा। उपभोग एवं उपभोग फलन क्या है ये आपको बताना है। व्हाट इज
कंजम्पशन एंड कंजम्पशन फंक्शन, या फिर कभी कभी ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है उपभोग एवं आय में क्या संबंध है, जैक 2015 में ये पूछा जा चुका है। तो इस तरह से वाई इक्वल्स टू सी प्लस एस होता है, उपभोग प्लस में बचत होता है, जो कि आय का संबंध बताता है उपभोग और बचत के साथ में। तो ये आप जो है आसानी से लिख सकते हैं। उपभोग फलन के बारे में बता देंगे तो उपभोग फलन जो कंजम्पशन होता है वो फंक्शन ऑफ वाई होता है, यानी कि आपका जो है आय का फलन होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप निम्न आसानी से बता सकते हैं। बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं ना, सबसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आपको आंसर मिलेंगे। नवा क्वेश्चन है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किस प्रकार सीमांत बचत प्रवृत्ति से संबंधित है। जैक सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022 में ये आंसर मैंने कराया है, हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में। आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं, या आप आंसर यहाँ से लिखना चाहें या वहाँ से लिखना चाहें, दोनों जगह पे मैंने सॉल्यूशन अपने ढंग से कराए हैं, अपने तरीके से कराए हैं, ताकि बच्चों को याद हो पाए। तो आपकी मर्जी है आप कहाँ से देखना चाहते हैं। मितव्ययिता के विरोधाभास की व्याख्या करनी है, ये भी जैक 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, और आपको थोड़ा सा ध्यान रख के इस क्वेश्चन को पढ़ना है। कुछ हट के क्वेश्चन है ये और अलग ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में आपका, यदि अतिरिक्त निवेश जो है 100 करोड़ और एमपीसी हाफ हो तो अर्थव्यवस्था में कितनी अतिरिक्त आय जो है आपका सृजन होगा, ये आपको बताना है। तो वाई इक्वल्स टू के आई होता है, और आपको पता है इसको हम जो देते हैं इस फंक्शन को के को, वो होता है 1/1 - और इसके साथ में इंटू में आई। के का वैल्यू हमें याद होना चाहिए, मैंने मॉडल पेपर में बताया है और यहाँ पे भी बता रहा हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और के की जगह जो है एमपीसी की वैल्यू दे रखी है आपको हाफ, तो हाफ रख देना है एमपीसी की वैल्यू, और सिंपल ही है, जब कैलकुलेट कर लोगे तो आ जाएगा आपका 200 करोड़। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था जो कि संतुलन में है के बारे में निम्नलिखित आंकड़ों से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का जो है आपको परिकलन करना है, यानी कि निकालना है। तो राष्ट्रीय आय दे रखा है, स्वायत्त उपभोग दे रखा है, निवेश दे रखा है, आपको बस गुणनांक का जो है फॉर्मूला याद होना चाहिए, वाई अपन में आई 1/(1 - एमपीसी) जो होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला दिया गया है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है, एमपीसी की वैल्यू निकल जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बड़े ध्यान से। सारे न्यूमेरिकल्स सारे के सारे क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो मैं सारे बता रहा हूँ। कल के दिन ये मत कहना कि सर आपने वीडियो नहीं डाले थे। हाँ, हालांकि आपने ये कमेंट बहुत लेट किए कि सर हमें सारे सॉल्यूशंस दो। अगर आप इसी तरह से एक्टिव रहोगे तो आपके सारे सॉल्यूशंस पहले ही मिल जाएंगे। अगर आप एक्टिव हो आज से तो आपके एंड तक के जितने भी सिलेबस है सारे को कवर करा दूंगा मैं। ठीक है ना, केवल इतने ही दिनों में सब कुछ कवर करा दूंगा, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, दोस्तों को दिखाओ, दोस्तों को साथ में देखो, ताकि आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओ। 13वां क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में 800 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय का सृजन करना चाहती है अर्थव्यवस्था। ठीक है, बताइए कितने अतिरिक्त विनियोगों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे जो है आपको क्या दे रखा है, एमपीएस जो है, यदि एमपीएस जो है 0.5 और 0.4 हो, तो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन के हिसाब से आपको आंसर को निकाल देना है। तो यहाँ पर जो है आप देख पाएंगे दो उत्तर आ जाएंगे आपके। पहले के हिसाब से एमपीएस अगर 0.5 लेते हैं तो आपका 800 इंटू 8,000 करोड़ इंटू 5 हो जाएगा, और जो है अगर 0.4 लेते हैं तो 8,000 इंटू 0.4 हो जाएगा। दोनों का आंसर सिंपलेस्ट वे में निकल जाएगा, फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। 14वां क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में विनियोग जो है 1,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,200 करोड़ रुपए हो जाता है तो कुल आय में 800 रुपए की वृद्धि होती है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी की गणना आपको करनी है। सीमांत उपभोग एमपीसी की गणना करने के लिए फॉर्मूले याद होने चाहिए, स्टेप्स याद होने चाहिए। आई की वैल्यू निकाल लोगे, वाई की वैल्यू आपको दे रखी है, तो वाई इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है, ये कि आप जानते हैं अच्छी तरीके से। सी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं वाई माइनस में, यहाँ पे वाई आ जाएगा, इधर सी चला जाएगा, तो यहाँ पे ये जो माइनस होगा यहाँ पे ये आके माइनस होगा, दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई माइनस वन आई। और यहाँ पे जो 800 वाई दे रखा है, आई आपको 200 दे रखा है, तो यहाँ पर एमपीसी की वैल्यू आ जाएगा 0.75। उसके बाद में आपका द्वितीय क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग की मदों का उल्लेख करना है। सामूहिक मांग की मदें बहुत सारी हो सकती हैं, और जिनमें से आप जो उल्लेख करना चाहें वो आप उल्लेख कर सकते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन अगर होता है तो 3 नंबर के हिसाब से बताना है, 5 नंबर का है तो 5 नंबर के, वैसे 3 नंबर के हिसाब से 3 नंबर के ही 3 पॉइंट कम से कम आपको समझा देने हैं, आसानी से आपको जो है आंसर के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 4 पॉइंट है, आप 3 मार्क्स 3 पॉइंट भी समझा सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। इसके बाद में है आपका विनियोग गुणांक से क्या समझते हैं। ये जैक 2016 और 17 कंटिन्यूस 2 साल आया हुआ है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और आपको ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है आपको सैम्पल पेपर में भी देखने को मिलेगा। किन्स के विचार के अनुसार जो है आप लिख देंगे तो एग्जामिनर की हिम्मत नहीं है कि वो उसके रोक पाए, और पूरा का पूरा जो है आप आंसर आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है एग्जाम्पल भी दिया गया है, एग्जाम्पल के थ्रू भी आप समझा सकते हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके शांति से पढ़ लेना,
प्रश्न नंबर 17 जो है, प्रेरित निवेश तथा स्वायत्त निवेश को चित्र की सहायता से समझाना है। तो प्रेरित निवेश यानी कि आपका जो हो गया इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, और एक होता है ऑक्शन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो दोनों को हेल्प ऑफ डायग्राम आपको बताना है, तो आसानी से समझा सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से प्रेरित निवेश का जो डायग्राम इनकम और इन्वेस्टमेंट में बता सकते हैं, और स्वायत्त निवेश का भी डायग्राम, जिसको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इस तरह से बता सकते हैं। दोनों में बहुत फर्क है। इस कर्व को आप देखेंगे तो इसमें अलग मिलेगा, और यहाँ पे कर्व जो है अलग मिलेगा। तो इस तरह से जो है इसको बता सकते हैं। बचत कब ऋणात्मक होती है, तो ये अभी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और इसको आपको जो है इस कर्व के थ्रू समझाते हैं तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो बचत कब ऋणात्मक होती है ये बताना है, और साथ साथ में ये कर्व बना करके इसको समझा देना है। 2-3 लाइनें लिख देंगे एग्जाम्पल में। जब भी आप कर्व बनाते हैं, अगर थोड़ा बहुत कम भी लिखते हैं तो आपको आंसर पूरा मिल जाएगा, यानी कि पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाने हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्लेलिस्ट अभी आपके सामने आने वाली है, उस प्लेलिस्ट में सब कुछ मिलेगा जो चीज़ आपको चाहिए, तो वहाँ जाकर दे देखिए। कमेंट हमेशा अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए, नेक्स्ट एग्जाम के लिए कमेंट करते रहिए, अपने दोस्तों को करवाते रहिए, ताकि आपके लिए जो सॉल्यूशंस हैं उनको अपलोड कर दिया जाए। ऑलरेडी मैं जो है आपके अकाउंट्स, जो स्टूडेंट्स अकाउंट्स की टेंशन ले रहे हैं, तो 2 चैप्टर को मैं सॉल्व करवा चुका हूं एमसीक्यू के साथ में, और बाकी 2-3 चैप्टर जो बचे हुए हैं उनको मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। तो उनको आप देख सकते हैं। आपका ईटीपी को मैं कंप्लीट कराने वाला हूं, बीएसटी ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें जो है कंप्लीट करा दी गई हैं, तो उसके लिए हेडक नहीं लेना है। बहुत सारी चीज़ें प्लेलिस्ट के बिना आपका अधूरे हैं। अगर प्लेलिस्ट देखते हो तो ठीक है, नहीं देखते हो तो आपकी मर्जी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।